अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन हैप्पीनेस यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट और एक ऐसी वीडियो है जो आप स्टूडेंट्स के लिए कल के टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद और आपको सक्सेसफुल बना सकती है नम्स के टेस्ट के अंदर। मैं आपके सामने आज वो टॉपिक शेयर करूंगा जो नम्स के टेस्ट के लिए सबसे ज़्यादा वांटेड और मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं। आपके सामने 7 या 8 या टोटल 10 टॉपिक्स ऐसे शेयर करूंगा जो नम्स के कल वाले टेस्ट के लिए 11 अक्टूबर टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस हैं। और उसके अलावा ये वो टॉपिक्स हैं जो पिछले हर साल में रिपीट होते आए हैं। तो वीडियो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इंतहाई केयरफुली आप लोगों ने इस वीडियो को कंप्लीट एक्सप्लेनेशंस को एंड तक सुनना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे इस एजुकेशन हैप्पीनेस यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके साथ नम्स यूनिवर्सिटी यानी कि आर्मी मेडिकल कॉलेज की हर अपडेट ऑन टाइम शेयर की जाए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स फिर एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, फिर एक इंपॉर्टेंट नोट दे रहा हूँ आप लोगों को, वो ये है कि जो आज की वीडियो में जो टॉपिक्स मैं आपके सामने शेयर करने लगा हूँ ये पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं और उसके अलावा कल वाले 11 अक्टूबर नम्स के टेस्ट के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसलिए आपने कल वाले टेस्ट से पहले इस वीडियो को कम से कम 3-4 बार इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि कल के टेस्ट में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मैं आपके सामने इन सब टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशंस भी कवर करूंगा, तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट नम्स एंटी टेस्ट टॉपिक्स, यानी कि वो टॉपिक जो पिछले 5-6 साल से नम्स यूनिवर्सिटी के हर टेस्ट में जो सा है वो आप ये कह लो रिपीट होते आए हैं और उसके अलावा कल वाले टेस्ट के लिए भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। और उसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कंफर्म टॉपिक्स इस वीडियो के अंदर आपके सामने शेयर करूंगा और वो भी पास्ट पेपर्स के 14 से लेकर 19 तक एक अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ। चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पे हमारे पास टॉपिक आ रहा है वो है प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस टॉपिक को मुश्किल समझ के या अनइम्पोर्टेंट समझ के इसको छोड़ देते हैं, लेकिन गाइस इस टॉपिक के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है जिस चीज़ को आपको कवर करना चाहिए। सबसे पहले रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है? रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इट ट्रेवल्स ड्यूरिंग द मोशन। यूजिंग दिस इक्वेशन वर्टिकली वी हैव दैट a इज इक्वल टू -g। जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है हम इसमें किसी भी ऑब्जेक्ट की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो जो कवर करती है हम उस चीज़ को मालूम कर सकते हैं, उस चीज़ को फाइंड कर सकते हैं। और जो इसकी एक्सेलरेशन होती है वो ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा इन्वर्स या नेगेटिव होती है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड द इनिशियल वेलोसिटी इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज यूजिंग बाय रिजॉल्विंग। अब मैं आपके सामने वो सारा मैथमेटिकल पोर्शन जो पिछले पास्ट पेपर्स में आता रहा है प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए नम्स के टेस्ट में वो सारा कवर करूंगा। गाइस आपके सामने ग्राफ शो हो रहा है जिसमें ओ पॉइंट है, कोई चीज थ्रो की गई है हॉरिजॉन्टली, ठीक है, और उसका फाइनल पॉइंट है बी पॉइंट। अब उसके दरमियान आप लोगों को पेपर में कोई भी वैल्यूज दे सकता है, वो कह सकता है कि ये वाली यू एक्स फाइंड आउट करो, ठीक है, या आपको कहेगा यू वाई फाइंड आउट करो या फिर यू एस यू कोस थीटा। आपने ये वैल्यूज को याद करना है। जी हाँ स्टूडेंट, ये यू एस इक्वल टू यू कोस थीटा और यू वाई इक्वल टू माइनस यू साइन थीटा। आपने ये वैल्यूज को याद रखना है क्योंकि नम्स के टेस्ट के अंदर आपको डाटा गिवन होगा तो वो आपसे कहेगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अक्रॉस अगर ए पॉइंट पे ये वैल्यूज हैं तो वहां पे यू एक्स और यू वाई की वैल्यू क्या होगी। तो आपने इसलिए इस वाली डायग्राम को अच्छी तरह याद कर लेना है। जितने भी फार्मूला इस डायग्राम में लिखे हुए हैं इनको याद कर लें क्योंकि ये आप लोगों के लिए पेपर में न्यूमेरिकल की तरह क्वेश्चन बन के आ सकता है। मैं इस चीज़ को जूम कर देता हूं ताकि आप लोग इस चीज़ को दोबारा देख लीजिए। गाइस ये बॉल है, कोई भी चीज़ कह लें जो थ्रो की गई है प्रोजेक्टाइल हॉरिजॉन्टली, ठीक है, उसका ये पॉइंट है पहला जिसमें यू वाई यू एस ड्राइव किया हुआ है। अगला पॉइंट ए पॉइंट है जहां पे यू एस यू वाई ड्राइव किया और फाइनली एक और पॉइंट है जहां पे यू एस यू वाई फिर ड्राइव किया। तो आप लोगों को ये तीनों फार्मूलाज आने चाहिए कि प्रोजेक्टाइल मोशन में यू एक्स यू वाई की क्या फार्मूलाज, उनकी क्या वैल्यूज होती हैं। तो ये सबसे ज्यादा पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिक्स का जो कल वाले नम्स के टेस्ट के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट और 14, 17, 18 नम्स के टेस्ट में ये टॉपिक आता रहा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन है। आप लोगों ने इसको चीज को याद रखना है। और इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट बताने वाली वो ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है हमेशा किस एंगल पे ज्यादा होती है। तो गाइस 45 डिग्री याद रखिएगा, जब किसी भी चीज को 45 डिग्री पे थ्रो किया जाता है तो उस केस में प्रोजेक्टाइल मोशन सबसे ज्यादा होती है। दूसरे नंबर पे गाइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और जो नम्स के टेस्ट में 18 में भी आया था, 2018 में भी आया और 2019 में भी, वो था मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उसका एक न्यूमेरिकल जिसमें हमने डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया था। गाइस
आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट नोट बता दूं इस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कि आप लोगों के फिजिक्स की बुक में जितने भी इनर्शियाज गिवन है, डिस्क का, हुप का, सिलेंडर का, जो भी है, वो अपने सारे फार्मूलाज याद करने हैं। पेपर के अंदर आपको वो जस्ट डाटा देगा, यू हैव टू फाइंड आउट द इनर्शिया। फार्मूला आपको नहीं बताएंगे, फार्मूला और उन न्यूमेरिकल पॉइंट को सोल्व करने की टेक्निक्स आपको आनी चाहिए। इन टेक्निक्स को हासिल करने के लिए आप हमारी इसी एजुकेशन हैप्पीनेस यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो थी जिसमें आपको बताया गया था कि हाउ टू सोल्व न्यूमेरिकल पोर्शन, उस चीज को भी आप जरूर कवर अप करें। कहता है कि फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क ऑफ मास 3 kg। आपके पास एक मास है 3 kg, इस तरह का डाटा गिवन होता है, आपने इनर्शिया फाइंड आउट करना होता है। हम एक क्वेश्चन का सैंपल भी चेक कर लेते हैं जो नम्स के टेस्ट 18 और 19 में आया है। इसमें कह रहा है कि आपके पास ये कह लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr स्क्वायर है, ठीक है, डी की वैल्यू भी गिवन है। तो आपने क्या करना है, आपके पास m और r की वैल्यू गिवन होगी, लेकिन फार्मूला आपको खुद आना चाहिए। आपने सिंपल वैल्यूज पुट करनी है, लेकिन आपको जो चीज इसमें आनी चाहिए वो ये पता हो कि हाउ यू हैव टू फाइंड आउट द न्यूमेरिकल पॉइंट सॉल्यूशंस। आपको न्यूमेरिकल पॉइंट्स का उनकी मल्टीप्लिकेशंस, उनकी डिविजन्स, उनकी पावर, ये चीजें आपको आनी चाहिए अपनी फिंगर टिप्स में। और उसके अलावा इस न्यूमेरिकल पार्ट्स को सोल्व करने की टेक्निक्स की वीडियो भी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन से उस चीज की लिंक हासिल कर सकते हो। तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सा है हमारे पास नम्स के लिए, वो है स्ट्रोक्स लॉ। स्ट्रोक्स लॉ क्या होता है और उसके कौन कौन से न्यूमेरिकल पास पेपर में आते रहे हैं और कौन से टॉपिक जो सा है वो कल वाले 11 अक्टूबर टेस्ट के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। तो बता दूं, स्ट्रोक्स लॉ इज द बेसिस ऑफ द फॉलिंग स्फीयर विस्कोमीटर इन विच द फ्लूइड इज स्टेशनरी इन अ वर्टिकल ग्लास ट्यूब। स्ट्रोक्स लॉ की जस्ट डेफिनेशन बता रहा है कि वर्टिकल ग्लास ट्यूब होता है जिसमें हम लिक्विड की या आप एयर की हम उसकी मोशन को चेकआउट करते हैं। A sphere is known size and density is allowed to descend through the liquid. It correctly selected, it reaches the terminal velocity, which can be measured by the time it takes to pass 2 marks on the tube. Guys, स्ट्रोक्स लॉ की एक इंपॉर्टेंट आपने यहाँ पे कवर की है एग्जांपल। अब आपको मैं इसका न्यूमेरिकल करवाऊंगा। इसका न्यूमेरिकल जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले आप इसकी जो थ्योरी जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन की है, इसकी थ्योरी पे जरा नोट डाउन करें, आपको न्यूमेरिकल में अभी समझा देता हूँ। वैसे अगर हम इसके न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल में देखें हमारे पास दो फार्मूलाज गिवन है, एक हमारे पास ड्रैग फोर्स का और दूसरा हमारे पास है फोर्स ऑफ ग्रेविटी का। ये दोनों फार्मूलाज हमारे पास इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये 15 और 16 नम्स के टेस्ट में बार बार रिपीट होते रहे। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने स्ट्रोक्स लॉ के न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करना है। सबसे पहले आपने गाइस ड्रैग फोर्स का फार्मूला लिखना है, दैट इज F = 6 पाई ईटा RV। आपने ये फार्मूला और नीचे वाला फोर्स ऑफ ग्रेविटी F = 4/3 पाई R³ = डेंसिटी रो माइनस डेंसिटी 1 इंटू जी। ये दो फार्मूलास आप लोगों ने याद करने हैं। क्या होगा पेपर में आपको सारा डाटा गिवन होगा, वो आपको कहेगा कि ड्रैग फोर्स फाइंड आउट करके दो या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब आप फोर्स ऑफ ग्रेविटी का तो फार्मूला आप लोगों की बुक्स में लिखा ही नहीं हुआ, लेकिन नम्स के टेस्ट में 15 और 16 2015 और 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप लोगों की हेल्प के लिए हम लोगों ने, हमारी नम्स की प्रिपरेशन टीम ने फोर्स ऑफ ग्रेविटी का भी फार्मूला ऐड कर दिया ताकि स्टूडेंट्स को किसी भी चीज़ का कोई आइडिया या उनको कोई भी चीज़ ऐसी ना हो पेपर में जो उनको पता ही ना हो। तो हमने ऐड कर दिया। आप लोग इन दोनों फार्मूलाज को अपने पास नोट डाउन कर लें, इनको सेव कर लें, इनको याद कर लें, क्योंकि ये टॉपिक्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं आपके नम्स के टेस्ट की तैयारी के लिए। ठीक है गाइस, ये 3 टॉपिक्स हो गए जो कल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इन चीज़ों को यहाँ तक कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर गाइस। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, फिजिक्स का मोस्ट वांटेड आप लोगों के बोर्ड में भी और नम्स के लिए भी, दैट इज डॉपलर इफेक्ट। ठीक है गाइस, अच्छा डॉपलर इफेक्ट का भी मैं आपको पास्ट पेपर का रेलेवेंट भी दूंगा और समझा भी देता हूं। गाइस, डॉपलर इफेक्ट इज द इफेक्ट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इन रिलेशन टू ऑब्जर्वर हु इज मूविंग रिलेटिव टू द वेव सोर्स। अच्छा, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है? डॉपलर इफेक्ट बेसिकली गाइस, ये एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था डॉपलर। उसने ये टेक्नोलॉजी दी थी जिसमें यह कहा गया था कि एक साउंड होती है और एक ऑब्जर्वर होता है जो साउंड को डिटेक्ट कर रहा होता है। लाइक लेट्स सपोज आप एक प्लेटफॉर्म, आप एक रेलवे स्टेशन पर खड़े हो या आपके पास एक लोकोमोटिव ट्रेन मूव कर रही है, वो हॉर्न बजाती है और आपको उसका हॉर्न सुनाई देता है। कभी तो उसका हॉर्न आपको बहुत ज्यादा लाउडली सुनाई देता है, कभी जब लोकोमोटिव वापस जा रही होती है तो आपको उसका साउंड लेवल जो है काफी डिक्रीज या कम सुनाई देता है। तो ये जो चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड वेव्स है, इस चीज को हम स्टडी करते हैं अपने डॉपलर इफेक्ट में।
अच्छा, नीचे हमारी टीम ने एक छोटी सी लाइन लिखी है, आल्सो लर्न साइंटिस्ट नेम। गाइस ये क्यों लिखा है? ये इसलिए लिखा हुआ है कि आप लोगों की फिजिक्स में जितने भी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नेम है, लाइक थर्मोडायनामिक्स का लॉ किसने दिया, कार्नोट इंजन किसने दिया, हीट इंजन किसने दिया, एंट्रोपी किसने एक्सप्लेन की, तो ये साइंटिस्ट के नेम आप लोगों ने करने हैं, क्योंकि पेपर के अंदर समटाइम्स आप लोगों से साइंटिस्ट के नेम भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट का, डॉपलर साइंटिस्ट जिसने इसको इजाद किया था उसका नेम लिख दिया है कि उसका नेम था ऑस्ट्रेलियन फिजिसिस्ट क्रिश्चियन डॉपलर। ठीक है, तो आपने साइंटिस्ट के नेम को स्किप नहीं करना, ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं कि डॉपलर इफेक्ट में से नम्स के पास पेपर में कौन सा क्वेश्चन आया था। गाइस ये आप लोगों के सामने एक न्यूमेरिकल है जो मैंने सोल्व कर दिया हुआ है। ठीक है, आपको एक्सप्लेन भी कर दिया हुआ है कि इसमें ना न्यूमेरिकल ये आया था कि आपके पास ना दो चीजों की वेलोसिटी गिवन थी, एक की 30 मीटर पर सेकंड इन्होंने दी थी और दूसरी की 40 मीटर पर सेकंड, और उसने आपको ये कह दिया था कि फाइंड आउट द फाइनल फ्रीक्वेंसी। तो आपको पता होना चाहिए था कि डॉपलर के जो 4-5 केसेस हैं उनमें से कौन सा केस इस्तेमाल हो रहा है। अब मैंने सिनेरियो तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैंने जस्ट फार्मूला और एक्सप्लेनेशन लिख दी ताकि आपको आइडिया हो जाए। आप देख लो कि 2018 में जो क्वेश्चन आया था डॉपलर इफेक्ट का, उसका सोल्यूशन इस तरह से करना था, जिसको बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 90% स्टूडेंट्स ने उस चीज को गलत किया था। तो आप लोग ये जो न्यूमेरिकल मैंने सोल्व किया हुआ है नम्स न्यूमेरिकल 2018 के नाम से, f इक्वल्स टू b प्लस बी नॉट डिवाइड बाय b माइनस बी एस मल्टीप्लाइड बाय f, इस चीज को देख लो। फिर नीचे मैंने इसकी डेरिवेशन भी लिख दिया कि f का मतलब ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी है, फिर b वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स है, b नॉट b s वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, b o वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्व। इन चीजों को करो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आप लोगों का था। ठीक है गाइस, अब हम चलते हैं केमिस्ट्री की तरफ। गाइस केमिस्ट्री के ज्यादातर पोर्शन जो आपका नम्स के टेस्ट के अंदर होता है वो हमेशा ज्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन होगा या फिर ऑर्गेनिक पोर्शन होगा। आप लोगों ने ऑर्गेनिक भी करनी है, लेकिन अब इन ऑर्गेनिक में से कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आते हैं वो मैं आज आपको इन बताऊंगा आज की इस वीडियो में। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला आता है नंबर ऑफ मोल्स का क्वेश्चन, नम्स के टेस्ट में बहुत ज्यादा आता है। नम्स के 2019 वाले टेस्ट में भी आया और नम्स का जो रिकंडक्ट टेस्ट हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन आया। अब मैं बताता हूं कि नंबर ऑफ मोल्स को फाइंड आउट कैसे कर सकते हो। द गाइस कहते हैं द मोल इज द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। बेसिकली जो मोल होता है ना, ये एक यूनिट है, केमिस्ट्री का यूनिट है, जिसमें हम लोग ना किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट को फाइंड आउट करने के लिए लिखते हैं। जैसे लाइक फिजिक्स में आप लोग लेंथ का मीटर लिखते हो, तो इसी तरह केमिस्ट्री में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट होता है मोल। ठीक है, अ मोल ऑफ द सब्सटेंस और मोल ऑफ पार्टिकल इज डिफाइंड, इसकी वैल्यू ना कांस्टेंट होती है और वो होती है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। ये आप लोगों ने इस चीज को याद करना है, ये पेपर में गिवन आप लोगों को नहीं होगी। विच में भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस और इलेक्ट्रॉन्स इन शॉर्ट फॉर द पार्टिकल्स 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, ये नंबर ऑफ मोल्स की एवोगैड्रोस नंबर हम इसको बोलते हैं। ये वैल्यू आप लोगों ने इसी तरह याद करनी है। गाइस अब मैं आपके सामने एक वो न्यूमेरिकल जो नम्स के लास्ट ईयर टेस्ट में आया था, मैं वो न्यूमेरिकल एक अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ कवर करूंगा, और वो ये है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन अ 1.52 kg सैंपल ऑफ ग्लूकोज। आपके पास एक ग्लूकोज का उन्होंने फार्मूला आपको दिया था C6H12O6, और उसने पेपर में ये कहा था कि 1.52 kg आपने इसका नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। ये मैंने सारा सोल्यूशंस भी कर दिया, आप लोग देख सकते हो। लाइक सबसे पहले मैंने कार्बन लिखा, उसका मोलर मास होता है 12। ठीक है, और फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने हाइड्रोजन का लिखा 1.005 और ऑक्सीजन का लिखा 16। पहला स्टेप आप लोगों को समझ आता होगा यहाँ तक। अगला देखें, अगला गाइस, अब आपने ये जो मोलर मास था ये उसी फार्मूले में लिख देने। कार्बन का आपने निकाला 12, ठीक है, वो मैंने 12 लिख दिया। हाइड्रोजन का 12, लेकिन कार्बन का मैंने 6 क्यों लिखा है? कार्बन का मैंने 6 इसलिए लिखा है क्योंकि उसको मैंने 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास आंसर क्या आया 6 12.01। ठीक है, और उसमें आपने क्या करना है गाइस, प्लस 12 प्लस 16। गाइस इंतहाई सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें डिफिकल्टी नहीं है। सारी वैल्यूज आपको देखे, पहले आपने कार्बन का मोलर मास लिखा, फिर आपने हाइड्रोजन का लिखा, फिर आपने ऑक्सीजन का लिखा। करना आपने कुछ यूं है, पहले आपने 12 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, फिर 12 को आपने 1.008 से मल्टीप्लाई करना है, और फिर आपने 6 को 16 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपने सिंपल ऐड करना है, यू विल गेट आउट द नंबर ऑफ मोल्स इन योर C6H12O6। दिस इज द वे यू कैन फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स इन अ मॉलिक्यूल। जी आप लोग एग्जाम्पल को बार बार देख सकते हो, इंतहाई ईजी और आपके सामने वेल एक्सप्लेन आपके सामने अवेलेबल है। उसके अलावा गाइस लास्ट और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केमिस्ट्री का, गाइस इंथैल्पी। इंथैल्पी बहुत बड़ा चैप्टर भी आप लोगों के केमिस्ट्री में, लेकिन उसका एक टॉपिक है जो नम्स के हर साल रिपीट होता है। 18 में भी आया, 19 में भी आया, नम्स के रिकंडक्ट टेस्ट में भी आया, और अब जो कल नम्स का टेस्ट होना है 11 अक्टूबर वाला, उसके लिए भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहले मैं आपको इंथैल्पी एक्सप्लेन कर दूँ। इंथैल्पी क्या होता है? जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन करते होते हैं उसमें दो प्रोसेस होते हैं, या तो उसमें हीट एवॉल्व होती है या फिर उसमें हीट जो सा आप ये कह लो कि आपको ऐड करनी पड़ती है। ठीक है, रिलीज
रिलीज हो रही होती है या फिर अब्जॉर्ब हो रही होती है। तो गाइस अब जब रिलीज हो रही होती है तो हमेशा जो प्रोसेस होता है वो आपका एक्सोथर्मिक होता है, उसमें एंथैल्पी नेगेटिव होती है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और जब भी प्रोसेस जब आप हीट उसमें ऐड करते हो तो एंडोथर्मिक होता है और वो हमेशा एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, ठीक है, ऐड करते हुए पॉजिटिव और रिलीज होते हुए आपकी एंथैल्पी नेगेटिव। अच्छा, अब आपने एंथैल्पी के लिए फार्मूला क्या लिखना है, ये मैंने पहले स्टेप में लिख दिया कि एंथैल्पी आपकी बराबर होती है एम मैस डेल्टा टी के, यानी कि मैस को, स्पेसिफिक हीट को और टेम्परेचर को। ये तीनों चीज़ें डाटा आपको गिवन होगा पेपर में, आपने इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट आउट योर टोटल एंथैल्पी। Once you have m, the mass of your reactants, s, the specific heat of your product, and delta T temperature changes from enthalpy, you are prepared to find out the enthalpy। ये तीनों चीज़ें आपको गिवन होगी, आपने enthalpy फाइंड आउट करनी है, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं होगा। अब हम करते हैं एग्जांपल जो नम्स के टेस्ट में लास्ट ईयर भी आती रही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक लेट्स सपोज आपको ना इस तरह का एक न्यूमेरिकल एक इक्वेशन दी जाएगी C2H5OH, जब हम इसको 3 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमें 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 3 वाटर के मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। तो आपको पेपर में क्वेश्चन आएगा कि आपने इसकी एंथैल्पी फाइंड आउट करनी है। तो गाइस पहले वाले स्टेप की देखो, एंथैल्पी है 2228 पॉजिटिव है और दूसरे वाले की है -788। अब इससे आपको क्या पता चल रहा है, जो पहला वाला प्रोसेस है इसकी पॉजिटिव एंथैल्पी है, तो ये कौन सा प्रोसेस है, ये आपका एंडोथर्मिक, इसमें हीट आपने ऐड की है। तो दूसरा वाला -788 है, इसमें हीट रिलीज हो रही है, ये कौन सा प्रोसेस है, ये एक्सोथर्मिक है। उससे नीचे वाला थर्ड वाला वो कौन सा प्रोसेस है, वो भी एक्सोथर्मिक। अब आपने टोटल एंथैल्पी कैसे फाइंड आउट करनी है गाइस, सिंपल आपने प्लस माइनस करना है। इस चीज को याद रखिएगा, इंतहाई इजी क्वेश्चंस, आपको 2-3 रिएक्शंस की एंथैल्पी गिवन होती है, आपने सिंपल प्लस माइनस करना है। गाइस देखिए मैंने 228 -788 -858 इनको सिंपल प्लस किया सिर्फ, तो मेरे पास टोटल एंथैल्पी कितनी आई है, -1418 किलो जूल पर मोल, यानी कि टोटल हीट रिलीज हो रही है। और कौन सा प्रोसेस निकला है, ये एक्सोथर्मिक। तो गाइस ये थे आपके सामने नम्स के टेस्ट के लिए इंतहाई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पास्ट 5 ईयर से नम्स के टेस्ट में जो उनसे रिपीट हो रहे हैं, और उसके अलावा नम्स के कल वाले टेस्ट के लिए, संडे वाले टेस्ट के लिए इंतहाई इंपॉर्टेंट है। आप लोग इस वीडियो कम से कम 3-4 बार देखें। जी हाँ स्टूडेंट्स, आप लोग इस वीडियो कम से कम 3-4 बार देखें ताकि आपको समझ में आए कि कल का टेस्ट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का उसमें किस तरह के क्वेश्चन होंगे। और उसके अलावा अगर आप चाहते हैं नम्स यूनिवर्सिटी यानी कि आर्मी मेडिकल कॉलेज की सारी अपडेट्स ऑन टाइम आपको मिलें, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और हमारे इस एजुकेशन हैप्पीनेस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको आगे जो नम्स के एडमिशन स्टार्ट हो रहे हैं उसके बारे में भी सारी मालूमात मिले। अल्लाह हाफिज़।